viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Nurul Huda. आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन और आज ये वन शॉट वीडियो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन पर है जिसमें हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन को कवर करेंगे। ये पॉसिबल तो नहीं है कि कंप्लीट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन को सिर्फ एक वीडियो लेक्चर में कवर किया जाए, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके साथ क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके मेन टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे जो आपको कवर करने हैं एंड देन हम आपके साथ क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो नोट्स हैं हमारे पास अवेलेबल वो भी शेयर करेंगे, वो फार्मूलाज भी शेयर करेंगे। मैंने आप लोगों को क्वांटिटेटिव रीजनिंग की प्रिपरेशन करवानी नहीं थी, वो सर नसरुल्लाह ने करवानी थी, बट मैंने कहा कि जब तक सर वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन आ रही थी कि मैम इस पोर्शन को हम कैसे कवर करें, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है और इसकी वेटेज भी अच्छी खासी है। 25 मार्क्स जो हैं वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हैं, तो इसको हम कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वन शॉट वीडियो बना के आपको कंप्लीट गाइड कर दूं कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और किस तरह से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है और किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो हम सबसे पहले क्वान्टिटेटिव रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर आपका सेक्शन बी क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो कि 25 मार्क्स का है। अब आप देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो पोर्शन है उसकी वेटेज अच्छी खासी है। अब इसमें जो आपका टॉपिक है अर्थमेटिक्स में से आपके 6 एमसीक्यूज आएंगे। अब आप सोचेंगे कि मैम अर्थमेटिक की तो इतनी ब्रॉड रेंज है, मैथ के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। इसी तरह से अलजेब्रा एंड फंक्शन है तो इसके 4 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये अलजेब्रा एंड फंक्शन तो इनकी इतनी ब्रॉड रेंज है, आप वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते और ना ही आपको वो सारी चीज़ें कवर करनी है। तो इसीलिए मैं आपको वो सारे टॉपिक्स बता दूंगी जो जो आप लोगों ने इनमें से कवर करने हैं। जियोमेट्री से 3 एमसीक्यूज आएंगे, पर अगर हम मैथमेटिक्स की जियोमेट्री उठाकर देखें तो वो बहुत ही लेंथी है, तो इसीलिए मैं जस्ट आपको वो टॉपिक्स बता दूंगी कि आपने कवर कैसे करने और किस किस तरह से करने हैं। नेक्स्ट है इक्वेशंस के 3 एमसीक्यूज, स्टैटिस्टिक्स 3 एमसीक्यूज आएंगे एंड सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स इसके 6 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये टोटल मिलाकर हमारे पास 25 एमसीक्यूज बनते हैं। तो आइए अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपके टेस्ट में आएंगे। तो ये मैंने अपनी तरफ से क्वांटिटेटिव रीजनिंग के वो तमाम टॉपिक्स रिसर्च करके निकाले हैं जो यूसेट के पेपर्स में आते हैं। इनमें पहला टॉपिक है हमारे पास बोर्ड मास का रूल आपने लाजमी सीख लेना है। और बोर्ड मास के रूल में से अभी जो 10 नवंबर का यूसेट हुआ था उसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे और उसमें इस तरह के क्वेश्चंस थे 0.34 माइनस 0.34 मल्टीप्लाई बाय 0.34 डिवाइडेड बाय 0.34 व्हाट इज द आंसर। इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे। तो आपने बोर्ड मास के रूल को सीखना है और इसके साथ में आपने डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन एंड फ्रैक्शंस भी सीखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन एंड परसेंटेजेस। फ्रैक्शन और परसेंटेजेस को भी आपने कवर करना है। लॉस एंड प्रॉफिट ये क्वेश्चंस भी आते हैं। नंबर 4 एवरेजेस, ये टॉपिक्स आपने लाजमी कवर करने हैं। नंबर 5 रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस में आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन ये दोनों टॉपिक्स कवर करने हैं। उसके बाद आता है मीन, मीडियन, मोड, रेंज। ये स्टैटिस्टिक्स के 4 मेन टॉपिक हैं जो आपने कवर करने हैं, मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। नंबर 10 है लीनियर इक्वेशन। नंबर 11 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 12 साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये आपने लाजमी लर्न कर लेनी है। नंबर 13 स्क्वायर एंड रूट्स। अब आपने स्क्वायर फाइंड करना भी सीखना है और स्क्वायर रूट्स फाइंड करना भी सीखना है। इसी तरह से क्यूब एंड रूट्स, इसी तरह से आपने क्यूब निकालना भी सीखना है और क्यूब रूट निकालना भी सीखना है। नंबर 15 लीनियर इनइक्वालिटीज, ये भी सीखनी है। इसमें से भी अभी जो 10 नवंबर का यूसेट हुआ था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद ज़कात एंड उशर में से ऐसा होता है किसी साल क्वेश्चन आ जाते हैं और किसी साल नहीं आते, लेकिन ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। और साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी 10 नवंबर के यूसेट में एक क्वेश्चन आया था। और मीन, मीडियन एंड मोड जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इसमें से हर साल 2 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, समटाइम 3 भी आ जाते हैं। नंबर 17 है परफेक्ट नंबर्स में से समटाइम आ जाते हैं, समटाइम नहीं आते। नंबर 18 रेंज ऑफ फंक्शन एंड डोमेन ऑफ फंक्शन। तो अभी जो 3 नवंबर को हुआ था बलोचिस्तान वालों का टेस्ट एचईसी ने कंडक्ट किया था, उसमें रेंज ऑफ फंक्शन एंड डोमेन ऑफ फंक्शन में से क्वेश्चंस थे।
नंबर 19 है क्लॉक एंगल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल हर पेपर में क्लॉक एंगल से क्वेश्चन लाजमी आते हैं, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। नंबर 20 आपके पास सम ऑफ रूट्स। नंबर 21 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम टाइम आ जाते हैं और इनके दो फार्मूलाज हैं, जस्ट आपको वो याद कर लेने हैं। नंबर 22 अब जियोमेट्री में आपने कंप्लीट ट्राइंगल के टॉपिक को कवर करना है, जिसमें आपने ट्राइंगल की तमाम टाइप्स कर लेनी है और इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना, एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करना, ये सारी चीज़ें आपने सीख लेनी है। आपने ट्राइंगल का जो टॉपिक है ज्योमेट्री में, इसको आपने हर तरह से कवर कर लेना है, इसमें आपने कुछ भी स्किप नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है 23 पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स में आपने डायगोनल्स फाइंड करना सीख लेने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायगोनल्स फाइंड करना नहीं सीख रहे तो जो मेन शेप्स होती हैं, जैसे ऑक्टागोन हो गया, हेक्सागोन हो गया, हेप्टागोन हो गया, तो आपने इनके डायगोनल्स जो हैं वो याद कर लेने हैं, रट्टा लगा लेना है उनको। नंबर 24 वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स पर आपने ग्रिप रखनी है, आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, 2 से 3 आते हैं, समटाइम 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं जो मेंटल बेस्ड मैथमेटिक्स है उसमें से। तो आपने वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से कवर कर लेना है। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ नीचे लिख दिए हैं जो मैं ऊपर लिखना भूल गई थी, तो वो है कॉमन डिनोमिनेटर। अगर तो 2 फ्रैक्शंस हैं जिनकी डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, तो आपने डिनोमिनेटर कॉमन करना सीख लेना है। नंबर 26 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी आपने अच्छे से कवर करना है, जिसमें आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं आपने इन सबको कवर कर लेना है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड 27 है एज प्रॉब्लम्स। एज प्रॉब्लम्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी हर साल 1 या 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं, तो आपने एज प्रॉब्लम्स को भी कवर कर लेना है। एंड इसके एक और टॉपिक मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, वो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में से सम टाइम क्वेश्चंस आ जाते हैं, सम टाइम नहीं भी आते, तो आपने उसको भी लर्न कर लेना है, वो बहुत ही ईजी है। तो ये मेरी तरफ से वो 27 टॉपिक्स थे जो कि मैंने निकाले हैं यूसेट के पास्ट पेपर्स को देखकर, यूसेट के सिलेबस को देखकर। ये 27 टॉपिक्स आपने लाजमी कवर कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो पोर्शन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपको उसमें कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जस्ट आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन को कवर करने के लिए जस्ट ये 27 टॉपिक्स कवर हैं, आपको इनके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर देती हूँ जो मेरे पास अवेलेबल हैं और जो मैंने बनाए थे। तो ये वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे और मैं अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो बोर्ड मास का रूल, आपने बोर्ड मास के रूल को कवर करना है इस तरह से। पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, देन आपने ऑर्डर यानी पावर को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन को सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लिकेशन एंड फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना है। ब्रैकेट्स में आप सबसे पहले इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अगर ये सिंबल है, अगर नहीं है तो आपने पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन आपने मिड ब्रैकेट सॉल्व करनी है और फिर आपने लार्ज ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो आपने इस तरह से इस बोर्ड मास के रूल को याद रख लेना है। नीचे एक एग्जाम्पल भी है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नीचे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है जो आपको बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है एग्जाम्पल के तौर पर। अब आप देखें 8 - 2, उसके ऊपर ये सिंबल लगा है, तो पहले मैंने इनको सॉल्व कर लिया। तो 8 - 2 हो गया 6, तो 3 + 6। अब हमने पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अब 12 - 15 कितना होता है 7, तो नीचे आ गया 7। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन आप वैसे ही रहने देंगे और उसके बाद अच्छा यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, आप इसे सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि पहले इनको सॉल्व करके उनकी भी जस्ट वैल्यूज लिख दी। अगर आप 3 + 6 करें तो होंगे 9, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ 9 पुट करके 6 पुट कर दिया और ये कर्ली ब्रैकेट्स को खत्म कर दिया क्योंकि मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। अब 6 + 9 होते हैं 15। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। उसके बाद है 7 × 15 होगा 105। तो आपने इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। नीचे एक और एग्जांपल भी है बट मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर रही, आपने उसको खुद से समझ लेना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंप्लीफाई और सॉल्व फ्रैक्शनल वैल्यूज। अच्छा, इसमें काफ़ी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन आ रही होती है कि इस फ्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व करना है। लेट्स सपोज 33 1/3। तो काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले 33 को प्लस कर दिया 1 में एंड देन उसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये ऐसे नहीं होता। अगर आपके पास इस तरह की फ्रैक्शन है जिसके यहाँ दरमियान में कोई भी सिंबल नहीं है प्लस या माइनस का, तो उस सिचुएशन में आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेना है 33 से एंड फिर उसमें आपने 1 ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 99।
3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 99, 99 प्लस 1 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब 99 में आप जब 1 ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 100 और नीचे वो 3 सेम रहेगा। तो ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है। और अगर आप इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपने इसको मजीद सॉल्व कर लेना है। 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम जाएगी और 100 पर 33.3 टाइम्स जाएगी। तो ये इसकी परसेंटेज फॉर्म है। आपने इस तरह से इन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेना है, लेकिन आपने इस बात को मेक श्योर करना है अगर वो आपसे फ्रैक्शनल फॉर्म में पूछ रहे हैं तो आपने आंसर इस फॉर्म में निकालना है, और अगर वो आपसे परसेंटेज फॉर्म में पूछ रहे हैं तब आपने इस तरह से आंसर निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन इन परसेंटेज। तो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ कि आपने इनको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर ये जो आपको परसेंटेज का साइन मिल रहा है ना, इससे वहां पर आपने परसेंटेज की इस ऑप्शन की जगह, इस साइन की जगह आपने हमेशा 1 डिवाइडेड बाय 100 लिख देना है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि परसेंटेज का साइन है ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 100 के। तो आपने पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया था। पहले आप 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप उसमें 2 ऐड कर देंगे। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 18 आता है, प्लस 2 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 20/3। इस सिंबल की जगह आपने 1 डिवाइडेड बाय 100 लगाना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 1/15 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। आपने इस तरह से इन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेना है। आप चाहें तो आप इन फार्मूलाज की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने लगी हूँ। इस तरह का जैसे क्वेश्चन मिल रहा है आपको 0.1% ऑफ 786, तो आपने इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करना है। जहां पर भी ये लफ्ज ऑफ आए परसेंटेज के क्वेश्चंस में, जहां पर भी लफ्ज ऑफ आए आपने ऑफ को रिप्लेस कर देना है मल्टीप्लाई के साइन से। आपने ऑफ को हमेशा रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई के साइन से। और जहां पर भी इज आए, इसको आपने हमेशा रिप्लेस कर देना है इज इक्वल टू के साइन से। जहां पर भी वॉट आए आपने उसको रिप्लेस कर देना है एक्स के सिंबल से। और जहां पर भी ये परसेंटेज का सिंबल मिले आपने इसको रिप्लेस कर देना है 1/100 से। तो यहाँ पर ये एक सॉल्व क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ें कंप्लीट सॉल्व करके नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आपने इन चीज़ों को खुद टैली करना है। मैं जस्ट आपके साथ नोट्स और फार्मूलाज शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। अब जैसे ये यहाँ पर टाइप 2 के क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन की मैंने डिफरेंट टाइप्स लिखी हैं। ये 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5। अब आपने 10 की जगह 10 लिख दिया, इस की जगह आपने इज इक्वल टू का साइन लगाना था, आपने लगा दिया। व्हाट की जगह आपने क्या रखना है एक्स। परसेंटेज या फिर ये वाला सिंबल जब भी आए तब आपने वहां पर 1 डिवाइडेड बाय 100 लिखना है। तो परसेंट की जगह आपने 1 डिवाइडेड बाय 100 लिखा, ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लाई लगाया एंड देन 5 का 5 आपने सेम रखा। अब आपने क्या करना है, पहले कैंसिलेशन कर लेनी है, आपको इजी हो जाएगा। जितनी भी चीजें कैंसिल हो रही हैं आपने उनको आपस में कैंसिल कर देना है। सबसे पहले आपने 5 को मल्टीप्लाई कर लेना है 1 से। आपने 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया आपके पास 5/100। अब देखें, अब 5 की टेबल 5 पर जाएगी 1 टाइम और 100 पर 20 टाइम। अब आपने क्या करना है, x को मल्टीप्लाई कर लेना है 1 से और यहाँ पर आपने x लिख देना है। और 1, क्योंकि 1 होता है तो हम उसे लिखते नहीं है। अब यहाँ पर आपको मिल रहा है 10। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने x फाइंड करना है। तो ये 20 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इस तरह का कुछ ऑप्शन मिलेगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू x, x के बराबर होंगे और उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 200। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये कुछ टाइप्स हैं परसेंटेज वाले क्वेश्चंस की। आपने इनको समझ लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन आप इसको बैठकर सॉल्व करके देख लें। अब हम आ जाते हैं लॉस एंड प्रॉफिट के टॉपिक के ऊपर। इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट ये 2 फार्मूलाज याद रखने हैं। ये जो 2 फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लॉस एंड प्रॉफिट का, ये एसपी शो कर रहा है सेल प्राइस इज इक्वल टू सीपी कॉस्ट प्राइस। अब ये चीज आपने जितने की बेची है एसपी सेल प्राइस है, सीपी कॉस्ट प्राइस आपने खरीदी कितने की थी वो चीज। ठीक में आपने ये फॉर्मूला इस तरह से लिखना है 100 प्लस पी परसेंटेज, यानी प्रॉफिट की परसेंटेज, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और देन आपने डिवाइड कर लेना है 100 से। और लॉस के लिए आपने यही फार्मूला लिखना है, लेकिन इस
लॉस में आपने जस्ट ये चीज याद रखनी है, लॉस में आप जो है प्रॉफिट परसेंटेज की जगह लॉस परसेंट लिखेंगे और यहाँ प्लस करने की जगह आप जस्ट माइनस करेंगे। बाकी ये सारा फार्मूला सेम है, तो आपने इस फार्मूला को यूज करते हुए लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं। ये कुछ मैंने बेसिक सी चीजें लिखी थी ताकि मुझे अंडरस्टैंड करने में आसान हो। अगर आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो आप उसमें सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आपने लॉस कैसे फाइंड करना है? अगर आपको लॉस परसेंटेज नहीं दी हुई या आपको लॉस नहीं बताया हुआ कि कितना हुआ है, तब आपने कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर लेना है, तब आपको पता चल जाएगा कि लॉस कितना हुआ है। ये याद रखना है, प्रॉफिट के लिए आपने सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है और लॉस फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को फाइंड करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेजेस के हवाले से। आइए देखते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। बेसिकली आपको जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं आपने उन सबको प्लस कर लेना है। जैसे आपको 15 दिया हुआ है, फिर आपको 12 दिया हुआ है, फिर आपको 8 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, तो आपने उन सबको प्लस करके यहाँ पर ऊपर लिख देना है एंड टोटल नंबर। अब वो टोटल कितने नंबर थे, वो 3 नंबर थे या 4 थे, वो आपने यहाँ पर लिख देना है कि आपने 4 नंबर्स को प्लस किया है, 5 को किया है या 6 को किया है। फिर आपने उनको इस तरह से सॉल्व कर लेना है, ठीक है, कैंसिल कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपने एवरेज फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने लगी हूँ। आपसे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स, अब आप कैसे फाइंड करेंगे? अब जाहिर सी बात है, आप पहले जो है 99 नेचुरल नंबर को ढूंढें, उनको प्लस करें, फिर उनको डिवाइड करें, तो ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? अगर वो आपसे एवरेज पूछ रहा है फर्स्ट 99 या कितने भी नेचुरल नंबर्स की, फिर चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, जितने भी हो, आपने उनके लिए जस्ट ये फार्मूला पुट कर लेना है। ये फार्मूला कैसे? आपसे जितने भी नंबर्स की एवरेज पूछी गई है, 99 की पूछी गई है, 100 की पूछी गई है, 200 की, तो आपने जस्ट यहाँ पर n की जगह आपने वो नंबर पुट कर देना है, उसमें +1 करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। आपका जो भी आंसर आएगा वही आपका करेक्ट होगा। आप इसे चाहे किसी भी मेथड से करके देख लें। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आपसे शेयर कर रही हूँ। ये फार्मूला 100% वर्किंग है और हर जगह पे वर्क करता है। पर आपने ये मेक श्योर करना है कि एवरेज आपसे फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स की पूछी जा रही हो। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व किया, मैंने 99 + 1 किया, क्योंकि n की जगह 99 मैंने पुट कर दिया, +1 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आंसर आया 50 और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर ये मैंने कुछ सिंपल सी चीजें आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपसे फर्स्ट 99 या फर्स्ट 100 या फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर्स पूछे जा रहे हैं, तब आपने ये फार्मूला पुट कर लेना है n + 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपसे इवन नंबर्स के बारे में पूछा गया, सिर्फ इवन, तो आपने n + 1 कर देना है, यानी उस नंबर में आपने जस्ट 1 प्लस कर देना है, वही आपका आंसर होगा। आप हर तरीके से करके देख सकते हैं। अब लेट्स सपोज मुझसे पूछा गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर्स। अब मैं यहाँ पर जो है 99 में जस्ट 1 प्लस कर दूंगी और मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगी, ना ही उसको 2 से डिवाइड करूंगी। जस्ट मैं 99 में 1 ऐड कर दूंगी, मेरा आंसर आएगा 100। वो इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे ओड नंबर की एवरेज पूछी गई है, फर्स्ट 99 ओड नंबर या फर्स्ट 15 ओड नंबर, तो जितने नंबर की एवरेज पूछी गई है वही नंबर उसका एवरेज है। n नंबर, ना तो आपने कुछ ऐड करना है, ना तो आपने कुछ सब्सट्रैक्ट करना है, ना आपने डिवाइड करना है। लेट्स सपोज मुझसे पूछा गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 ओड नंबर, तो उसकी एवरेज 99 ही है। अगर मुझसे पूछा गया है एवरेज ऑफ 15 ओड नंबर्स, ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि ओड पूछ रहा है, इवन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। अगर मुझसे पूछा गया है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ओड नंबर्स, तो उसकी एवरेज 15 ही है। ये एक अमेजिंग से फार्मूलाज हैं एवरेज के लिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव करेंगे। आप चाहें तो इनकी प्रैक्टिस करके देख लें, सॉल्व करके देख लें, आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे। अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक और फार्मूला। वो ये है कि हमने ऊपर देखा एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर। अब आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है, अगर आपसे नेचुरल नंबर के बारे में पूछ रहा है, अगर आपसे नेचुरल नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो आपने उसमें +1 करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। लेकिन अगर वो आपसे पूछ रहा है एवरेज ऑफ होल नंबर, पूरे नंबर्स की, ठीक, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर वो आपसे पूछ रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 होल नंबर,
तो होल नंबर में आपने +1 की जगह जस्ट -1 कर देना है, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। अगर नेचुरल नंबर है तो आप n+1 करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, और अगर आपसे होल नंबर के बारे में पूछ रहा है तो आप n-1 करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी उस नंबर में से आपने -1 करना है। अब हम मूव करते हैं आगे। अब हम आते हैं रेशोज एंड प्रोपोर्शंस के टॉपिक पर। तो आइए देखते हैं कि रेशोज एंड प्रोपोर्शन क्या होते हैं। उसके मैंने यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेशोज एंड प्रोपोर्शन, आपको बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इफ A/B इज इक्वल टू 2/3 एंड B/C इज इक्वल टू 1/4 देन फाइंड A/B/C। तो आपने इसको एक नज़र देख लेना है। आपको इसके हवाले से यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो भी मिल जाएंगी। ये हमारे पास रेशोज की एक और एग्जांपल है जो मैंने यहाँ लिखी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आ जाते हैं प्रोपोर्शंस। तो प्रोपोर्शंस दो तरह की होती हैं, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनवर्स। डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक चीज बढ़ाने से दूसरी भी बढ़े, ठीक, और इनवर्स प्रोपोर्शन एक चीज बढ़ाने से दूसरी कम हो। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर तो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो वो एक को बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ रही होती है, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो एक को कम बढ़ाने से दूसरी कम हो रही होती है। तो हम नीचे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शंस की एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन जिसमें पूछा गया है, कार कैन ट्रेवल 80 माइल्स इन 3 आवर्स, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 100 माइल्स। अब उन्होंने आपको बताया है कि वो 80 माइल्स जो है वो 3 आवर्स में कवर कर रही है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 100 माइल्स, तो आपने इस तरह से ये फार्मूला पुट कर लेना है। 80 माइल्स कितने में कवर कर रही है वो, 3 आवर्स में, तो वो 100 माइल्स कितने में कवर करेगी, तो आपने यहाँ पर उसकी जगह x लिख देना है। अगर आपसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन पूछा गया है, अगर आपसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन पूछा गया है तो आपने जस्ट 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और 80 को x से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 300, और 80 को x के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x आंसर आएगा। 80 आपने लिख लेना है नीचे। फाइंड x करना है तो आप x को इस साइड पर लिख देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.75। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होते हैं। आपने इस चीज को मेक श्योर कर लेना है, अगर आपसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन पूछ रहे हैं डायरेक्ट, तो आपने वैल्यूज को सिंपली लिखकर, जैसे 8/3 है और 100/x है, तो आपने इनको लिखकर डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। और अगर आपसे इनवर्स प्रोपोर्शन पूछ रहे हैं तब उस सिचुएशन में आपने फिर थोड़ा एक स्टेप ज्यादा करना होता है। वो कैसे, मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल है। अब वो पूछ रहे हैं, इफ 8 पीपल टेक 6 आवर्स टू बिल्ड अ फेंस, हाउ वुड इट टेक 10 पीपल टू बिल्ड सेम फेंस। अब देखिए 8 लोग हैं तो काम 6 घंटे में हो रहा है। अब अगर 10 लोग होंगे तो काम कितने घंटे में होगा। अब लोग बढ़े हैं तो ऑब्वियसली आवर्स क्या होंगे, कम होंगे। अब देखिए 8 लोग कितने आवर्स में कर रहे हैं, 6 आवर्स में। अब 10 लोग कितने आवर्स में करेंगे, तो x आवर्स में। अब x को हमने कैसे फाइंड करना है, अगर तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो आपने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना था। क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तब आपने क्या करना है, पहले एक वैल्यू को आपने इनवर्स कर लेना है। अब वो 6/x था, आपने x ऊपर ले जाना है, 6 को नीचे ले आना है, जस्ट इनको इनवर्स कर देना है, ठीक। अब इसको आपने सेम रखा तो आपने इसको इन्वर्स कर दिया, और अगर आप इसको सेम रखना चाह रहे हैं तो आप इस वाली वैल्यू को इन्वर्स कर देंगे। अब देखिए मैंने 8/10 सेम रखा। अब x यहाँ पर नीचे, मैं इसको ऊपर ले आई। 6 जो है वो ऊपर था, इसको मैं नीचे ले आई। अब आपने इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं मीन। मीन बेसिकली एवरेज को ही कहते हैं। सेम फार्मूला होता है, सेम तरह से फाइंड किया जाता है, जस्ट उसका नेम चेंज है मीन, बाकी ये सेम है। और आप मीन लिखने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, x के ऊपर एरो लगा देते हैं। मोस्टली आपको ये सिंबल यूज नहीं करने होते, आपको जस्ट वहां पर सॉल्व करके MCQs को सिलेक्ट करना होता है, ठीक। अदरवाइज मीन को हम इस सिंबल से शो करते हैं। बाकी मीन और एवरेज सेम चीजें, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। अब यहाँ पर ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अगर आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो आपने ये वाला फार्मूला पुट करना है। जियोमेट्रिक मीन फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला पुट करना है। हार्मोनिक मीन फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला पुट करना है। बट मोस्टली आपसे सिंपल मीन पूछा जाता है या अर्थमेटिक मीन पूछा जाता है। ये जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन आपसे नहीं पूछे जाते, ठीक। अब यहाँ पर मीन, मीडियन एंड मोड के हवाले से पूछा जा रहा है। ये इसी वीडियो में आगे मेरे नोट्स में आगे पीछे हो गए थे तो मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर कर देती हूँ। अब हम आ जाते हैं पॉलीगॉन्स।
तो पॉलीगॉन्स बेसिकली क्या होते हैं? कोई भी क्लोज फिगर होनी चाहिए उसे आप पॉलीगॉन कहते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये ड्रा कर देती हूँ, ये ट्राइंगल हो गया मेरे पास, ये स्क्वायर हो गया, उसके अलावा ये पेंटागन हो गया मेरे पास। तो अब देखिए ये फिगर्स क्लोज्ड हैं, ये उनकी शेप पर डिपेंड नहीं करता, जस्ट कोई भी क्लोज्ड फिगर हो और उसके अंदर जो है वो कोने होने चाहिए, वो पॉलीगॉन है। अच्छा, अब हमारे पास दो तरह की पॉलीगॉन्स होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन वो जिसकी साइड्स इक्वल हो, जैसे हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया या हमारे पास स्क्वायर आ गया, तो इनकी साइड्स जो हैं ये इक्वल होती हैं, तो ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है। अब यहाँ पर जो है ना आपने जो चीजें बेसिकली याद रखनी है पॉलीगॉन में, वो चीजें ये हैं, पहले तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना और ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ये दो फार्मूले आपने लाजमी याद रखने। अगर आपको कोई भी पॉलीगॉन दी गई है और आपको उसके इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है, तब आपने ये फार्मूला पुट कर देना है जस्ट, और आपने कुछ भी नहीं करना। अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ। एक लेट्स सपोज आपको एक ट्राइंगल दी गई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये जो n है ना, ये नंबर ऑफ साइड्स है, ये n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। अब हमारे पास ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, तो हम 3 - 2 ये फार्मूला इस तरह से पुट करेंगे, एंड आगे क्या है? मल्टीप्लाई बाय 180। अब 3 - 2 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर वही 180 ही रहेगा। ये सम है एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का। तो आपने इस तरह से इनको फाइंड कर लेना है। ये फार्मूला आपने सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने के लिए यूज करना है। और अगर आपको ईच एंगल फाइंड करने के कहा गया है, ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, अगर उसका हर एक एंगल कितने का है, आपको सम दिया गया है एंगल्स का और अब आपसे पूछ रहे हैं कि हर एंगल कितने का है, तब आपने सम ऑफ ऑल एंगल को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ साइड्स के साथ। अच्छा, अब मुझसे पूछा गया है ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब अब हर एंगल जो है पॉलीगॉन का वो कितने का है। तो यहाँ पर मुझे मालूम है कि ट्राइंगल के जो तमाम एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, अब ट्राइंगल की साइड्स कितनी होती हैं? 3। तो जस्ट मैं इनको डिवाइड कर दूंगी, 3 पर 1 टाइम जाएगा, 18 पर 3 की टेबल 6 टाइम जाएगी और 0 का 0 सेम रहेगा। तो अब मेरे पास जो आंसर आया वो आया 60, यानी जो ईच एंगल है किसी ट्राइंगल का वो 60 डिग्री है। तो आपने इस तरह से इन दो फार्मूलाज को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ पर फार्मूला है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, किसी स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करने के लिए। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, उसके लिए ये फार्मूला है। मैं आपके साथ एक हीरोज फार्मूला शेयर कर रही हूँ। हीरोज फार्मूला किस चीज को फाइंड करने के लिए होता है? एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें आपको सारे एंगल्स दिए गए हैं, अब आपको उसका एरिया फाइंड करना है, तो आप ये हीरोज फार्मूला पुट करके निकालेंगे। ये फार्मूला आप पुट करेंगे जब आपको किसी एंगल की तमाम साइड्स दी गई होंगी, तमाम एंगल दिए गए होंगे, तब आपने ये हीरोज फार्मूला पुट कर लेना है। अगर आपको किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो आपने ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। अब ABC क्या है? ABC ट्राइंगल की साइड से आपने उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है, आपको उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। फिर आपने हीरोज फार्मूला में यहाँ पर पेरीमीटर पुट कर देना है, P की जगह जस्ट पेरीमीटर पुट कर देना है, और ये ABC वो साइड्स हैं, आपने इनकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना है और आपने किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेना है। उसके बाद ये नीचे कुछ फार्मूलाज हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नेक्स्ट फार्मूला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आपको किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तब आप ये फार्मूला पुट करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स, तो 3 साइड्स होती हैं, यहाँ पर 3 ही आएगा, नीचे आपने 4 लिख देना है और आपने यहाँ पर साइड्स का स्क्वायर लेकर इसको सॉल्व कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके साथ सॉल्व करने लगी हूँ, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने इसको एल मेथड के साथ सॉल्व कर लेना है। अब ये एल मेथड क्या होता है, ये कंप्लीट डिटेल के साथ तो आपको सर नसरुल्लाह इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में बताएंगे, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने जो फर्स्ट वाले के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट वाले के साथ, और जो भी आंसर आता है वो आपने इस साइड पर लिख देना होता है। अब ये जो -7 है, आपने इस वैल्यू को सेम टू सेम यहाँ पर पुट कर देना होता है। अब आपने 2 इस तरह के नंबर ढूंढने होते हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाला आंसर आए, और अगर आप उनको प्लस माइनस करें तो आपके पास ये वाला आंसर आए। फिर आपने वो नंबर ढूंढ लेने, जैसे यहाँ पर -4 और -3 है, अब आपने इनके जस्ट साइन इनवर्स करके लिख देने होते हैं। अब ये -4 था, ये +4, और ये -3 था तो ये +3,
ये इसका आंसर है। एनके एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से सर नसरुल्लाह की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैं जस्ट कुछ एग्जांपल्स शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये लीनियर इनइक्वालिटीज। अब यहाँ पर ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज, ये इज इक्वल टू होता है, ये जो सिंबल होता है ये ग्रेटर देन होता है, और ये जो सिंबल होता है ये होता है स्मॉलर देन। आपने इन सिंबल्स को याद रखना है। लीनियर इनइक्वालिटीज पर भी सर नसरुल्लाह की कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप वो चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है ज़कात एंड उशर। अगर आपको ज़कात फाइंड करनी है तो आपने जस्ट ये फार्मूला पुट करना है, जितनी भी अमाउंट है आपने उसको 40 से डिवाइड कर देना है, जो भी आंसर आएगा वो आपकी ज़कात होगी। आपने और इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक। तो उसके बाद आ जाता है उशर। अब जो है आर्टिफिशियल लैंड है, यानी जो ट्यूबवेल्स पर चलती हैं उन पर उशर 5% होता है, और जो नेचुरल लैंड है उस पर काश्तकारी के लिए आप ट्यूबवेल्स का यूज़ नहीं करते, नेचुरल वाटर पर होती है, तो उस पर उशर 10% होता है। तो इसके लिए ये दो फार्मूलाज हैं। अगर आपको जो है आर्टिफिशियल लैंड का उशर फाइंड करने के लिए कहा गया है आर्टिफिशियल लैंड, तो आपने टोटल अमाउंट को 20 से डिवाइड कर लेना है, ठीक। और जो आंसर आएगा वो आपने अब लिख देना है, वो आपका उशर है। और अगर आपको नेचुरल लैंड का उशर फाइंड करने के लिए कहा गया है, जिनकी काश्तकारी ट्यूबवेल्स के बगैर होती है, तो आपने जो भी टोटल अमाउंट होगी ना उसे 10 से डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा वही उसका उशर होगा, ठीक। ये फार्मूलाज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो भी नंबर आपसे पूछा गया है, अगर आप उसके फैक्टर्स लें और आप उनके फैक्टर्स को आपस में प्लस करें तो वही आंसर आए। अब फैक्टर्स क्या होते हैं ये आपने यूट्यूब से सर्च कर लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, उसके आपने फैक्टर्स ले लेने हैं और उनको प्लस कर देना है। अगर वही सेम नंबर आ रहा है तो परफेक्ट नंबर है। जैसे 6 के फैक्टर्स क्या है? 1। 6 1 से भी डिवाइड हो सकता है। देन है 6 का फैक्टर 2, 6 2 से भी डिवाइड हो सकता है कंप्लीट। देन 6 का फैक्टर है हमारे पास 3, 6 3 से भी डिवाइड हो सकता है कंप्लीट। अब इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर आप इन सबको प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या 6 ही आ रहा है। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। तो आपने इस तरह से परफेक्ट नंबर्स को सीख लेना है। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट परफेक्ट नंबर्स शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट परफेक्ट नंबर्स शेयर कर रही हूँ, ये आपने याद कर लेने हैं। मोस्टली इन्हीं में से ही आते हैं। 6 आपके पास परफेक्ट नंबर है, 28 परफेक्ट नंबर है, 496 परफेक्ट नंबर है, 8128 ये 4 परफेक्ट नंबर्स हैं, आपने इनको याद रख लेना है। अब हम आ जाते हैं नीचे, फार्मूला फॉर फाइंडिंग डायगोनल। डायगोनल फाइंड करने के लिए आपको ये फार्मूला पुट करना है जस्ट। अब यहाँ n की जगह आपने नंबर ऑफ साइड्स लिखना है, ठीक। यहाँ पर भी n की जगह आपने नंबर ऑफ साइड्स लिख के ये फार्मूला लगाकर आपने डायगोनल्स फाइंड कर लेने हैं। यहाँ पर ये मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं। अगर आपको सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है तब आपने ये फार्मूला पुट करना है, और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है तब आपने ये फार्मूला पुट कर लेना है। अब हम आ जाते हैं क्लॉक एंगल्स पर। बेसिकली क्लॉक प्रॉब्लम्स, अगर क्लॉक के साथ जो है वो कोई मिनट नहीं दी हुई, आपको कहा गया है कि आपने एक एंगल फाइंड करना है 10 o'clock पर, ठीक। 10 के साथ कोई मिनट नहीं है, या आपको कह रहे हैं कि 9 o'clock पर आपने क्लॉक एंगल फाइंड करना है, तो आपने जस्ट वो जितने भी क्लॉक आपको फाइंड करने के लिए कहा गया आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 30 से। ये फार्मूला आपने पुट करना है। लेट्स सपोज मुझे 2 o'clock फाइंड करने का कहा गया, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 30 से, मेरे पास आंसर आएगा 60। या मुझसे कहा जा रहा है कि 3 o'clock पर आप जो है वो क्लॉक एंगल फाइंड करें, उसके साथ कोई मिनट नहीं बताए गए मुझे, जस्ट 3 o'clock पर, तो मैं जो है वो 30 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 के साथ, मेरे पास आंसर आ जाएगा 90। और अगर आपको क्लॉक फाइंड करना है विथ मिनट, आपको टाइम दिया गया, लेट सपोज आप 3:15 पर क्लॉक एंगल फाइंड करें, तब आपने ये फार्मूला पुट करना है। यहाँ पर आपने 30, h की जगह आवर्स, जितने भी घंटे थे, ठीक। 3 बजे का पूछ रहे हैं, 3:15, लेट सपोज आपसे पूछ रहे हैं 3:15 पर क्या एंगल होगा, तो आपने यहाँ h की जगह 3 आवर पुट करना है। ये आपने इसी तरह से सेम रखना है, -11/2, और मिनट की जगह आपने यहाँ 15 मिनट्स पुट कर देने, और मिनट की जगह आपने यहाँ पर 15 मिनट्स लिख देने हैं, और फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये क्लॉक प्रॉब्लम्स के फार्मूलाज हैं, आपने इनको याद कर लेना है। और ये कुछ मैंने अलजेब्रा के फार्मूलाज लिखे थे याद करने के लिए, बट ये सारे फार्मूलाज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इसमें से जस्ट ये फार्मूलाज याद रखने।
ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। आपने ये दो फार्मूलाज जो हैं ये लाजमी तौर पर याद रखने, इसके अलावा इन फार्मूलाज में कोई ऐसी खास बात नहीं है जो याद रखी जाए, ठीक। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कॉमन डिनोमिनेटर, ये किस तरह से फाइंड करने हैं। काफी स्टूडेंट्स को तो आता होगा कि कॉमन डिनोमिनेटर कैसे फाइंड करना है, और अगर इन केस नहीं आता तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। लेट सपोज आपको ये दिया गया है 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना होता है, 8 और 6 का एलसीएम लेना होता है। अगर आप एलसीएम लेने बैठते हैं तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आपने जस्ट वो देखना है कि वो कौन सा नंबर है जो 8 की टेबल में भी आ रहा है, 6 की टेबल में भी आ रहा है। आपने इनको इक्वल बनाना होता है। जैसे 24 वो नंबर है जो 8 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। 8 3 द 24, तो आपने 8 को मल्टीप्लाई कर लेना है 3 से। अब यहाँ पर ये जो 6 है ये कब 24 आता है 6 की टेबल में, जब 4 मल्टीप्लाई होता है 6 से। तो आपने 4 को मल्टीप्लाई कर लेना है 6 से, तो आंसर आएगा 24। अब आपने वही सेम नंबर ऊपर भी लिखने। अब आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, और आपका जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक। अब हम आ जाते हैं मीन, मीडियन एंड मोड पर। बेसिकली मीन तो एवरेज होता है, मैं यहाँ आपको मीडियन बता देती हूँ। मीडियन क्या होता है, मिडल नंबर। आपको इस तरह से एक सीरीज दी गई होगी और आपको कहा गया होगा कि मीडियन फाइंड करें, तो आपने सबसे पहले इस सीरीज को अरेंज कर लेना है सीक्वेंस वाइज, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेना है, जैसे 1, फिर आपने 2, फिर 3, फिर इस तरह से आपने इसको पहले अरेंज कर लेना है। फिर जो भी नंबर इसके मिडल में आ रहा है वही इसका मीडियन है। अब देखिए ये हमारे पास एक सीरीज है, हमने इसको यहाँ पर अरेंज कर लिया है, ठीक। 1 2 3 5 8। अब यहाँ पर इस सीरीज के मिडल नंबर, इस सीरीज का मिडल नंबर कौन सा है, इस सीरीज का मिडल नंबर 3 है। देखिए 1 2 दो नंबर हमने यहाँ से छोड़े, 5 और 8 दो नंबर हमने यहाँ से छोड़े, तो हमारे पास जो आंसर बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 3, तो 3 ही इसका मीडियन है। और अगर इन केस आपके पास इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है कि बीच में दो नंबर आ रहे होते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और नंबर भी ऐड कर देती हूँ 9, ठीक है। इस सीरीज में एक और नंबर भी 9, तो अब इसके बीच में दो नंबर्स आ रहे हैं। अब देखिए 1 2 आपने यहाँ से छोड़ा और 9 8 आपने यहाँ से छोड़ा। अब ये बीच में दो नंबर आ रहे हैं, अब आपने मीडियन कैसे फाइंड करना है, तो आपने 3 और 5 इसको आपने कर लेना है प्लस, और इसको डिवाइड कर देना है 2 से। जो आंसर आएगा वही आपका मीडियन होगा। अब आ जाते हैं मोड। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड। अब आपको इस तरह की कोई सीरीज दी गई होगी और आपसे कहा गया होगा कि मोड फाइंड करें, तो मोड बेसिकली वो नंबर होता है जो कि सीरीज में ज्यादा रिपीट हुआ हो। जैसे यहाँ पर 2 है, 3 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है। तो अब देखिए 2 वो नंबर है जो इस सीरीज में बार बार रिपीट हुआ है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है वो 2 है, तो 2 ही इसका मोड है और कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इसको सीरीज में अरेंज करें और चाहें तो बगैर सीरीज में अरेंज किए भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पर आपने ये चेक करना है वो नंबर जो सीरीज में बार बार रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, वही आपका मोड है। अब हम आ जाते हैं रेंज। रेंज आपने इस तरह से फाइंड करना है, आपको जो भी सीरीज दी गई है पहले आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक। जैसे यहाँ पर 2 5 1 8 3 6 थे, तो मैंने इसको सीक्वेंस में लिख लिया 1 2 3 5 6 8। अब जो लार्जेस्ट नंबर है ना, उसमें से आपने स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करना होता है। लार्जेस्ट नंबर इस सीरीज में क्या है 8। अब आप 8 में से माइनस करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर को, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था 1। 8 माइनस आपने 1 किया तो आपके पास आंसर आया 7। 7 इसकी रेंज है। अब ये हमारे पास ट्राइंगल के कुछ फार्मूलाज हैं, ये आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से आपको बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे, तो मैं इन तमाम एंगल्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। आपने इनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, ये मेरे हैंड रिटन ही नोट्स हैं। ये लीनियर पेयर एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आपने इन सबको याद कर लेना है, समझ लेना है। अच्छा ये कैसे हैं, ये मेरे इन नोट्स में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आप इनको रीड आउट करेंगे एक दफ़ा आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद ट्राइंगल। ट्राइंगल की अब टाइप्स, ये भी आपने लाजमी याद रखने हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, और जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो उसके एंगल्स भी इक्वल ही होंगे, ठीक।
ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। उसके बाद है स्केलीन ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल, उनके एंगल के हिसाब से। तो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल ना हो, यानी जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हों। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो। ठीक, ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपने इसको भी देख लेना है। और यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल के। तो आपने इन सब को याद कर लेना है। यहाँ आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये लास्ट में कुछ और फार्मूलाज हैं, आपने इनको याद कर लेना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग के कंप्लीट पोर्शन को 1 शॉर्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर किए और आपके साथ वो तमाम टॉपिक्स शेयर किए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हवाले से। आपने जस्ट इन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना है, ये आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन के लिए काफ़ी है। तो इससे पहले मैं ऐसे राइटिंग के हवाले से वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।